बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। सऊदी अरब से हमारे ख़रीदारों ने फिर से कमसन जवान लड़कियों का मुतालबा किया। हमें यतीम खाने से कुछ लड़कियां मज़ीद ख़रीदनी होंगी। मेरे एक साथी ने मुझे आकर बताया तो मैं सोच में गुम हुआ। मैंने पिछले दिनों चंद लड़कियां ख़रीदी थी। उन लड़कियों को रोज़ाना इंजेक्शन लग रहा था। नहायत हल्की मिकदार में उन लड़कियों को रोज़ाना नशे का इंजेक्शन लगवाकर मैं उन्हें जवान होने तक इतना आदी कर देता था कि वो मेरे इशारों पर नाचती थी। ऐसी ताबेदार हसीन लड़कियों को फिर मैं अरबी शेखों के हवाले कर देता था और करोड़ों रुपए कमा लेता था। अब भी मेरी साथी ने मुझे बताया तो मैंने अपने पास पहले से मौजूद लड़कियों की गिनती की। मुझसे 20 लड़कियों का मुतालबा किया गया था, जबकि मेरे पास बमुश्किल 12 लड़कियां थी। मैं परेशान हो गया। अगले रोज मैं यतीम खाने पहुंच गया। उस यतीम खाने का निगरान जान पहचान का था। वो अंदर से चंद कमसन बच्चियों को पैसे लेकर गायब करवा देता था और उनका रिकॉर्ड भी मिटा देता था, इसलिए मुझे कभी परेशानी नहीं हुई थी। मुझे देखकर यतीम खाने का निगरान खुशी से खड़ा हो गया। जाहिर है मेरी सूरत में उसे फिर से लाखों रुपए नजर आ रहे थे। मैंने उसे साफ रंगत की खूबसूरत कमसन बच्चियों का मुतालबा किया तो वो बोला कि मैं आपका ही मुंतजिर था। पिछले 1-2 साल से जो बच्चियां बहुत छोटी लगती थी अब वो जवान लगने लगी हैं और एक बच्ची तो हफ्ता भर पहले मेरे पास पहुंची है। गजब की हसीन है। उसे देखकर आप यकीनन खुश हो जाएंगे। उसकी बात पर मैंने इत्मीनान से सर हिलाया। मैं बजाते खुद कभी लड़कियों को देखने या अपने साथ ले जाने का तकल्लुफ नहीं करता था। बात तय करके मैंने अपने साथी को लड़कियां लाने का कहा और खुद यतीम खाने से निकल गया। मेरा साथी इस काम में माहिर था। वो लड़कियों की खूबसूरती और जिस्मानी सेहत का अच्छे से जायजा लेकर ही उन्हें हमारे मखसूस ठिकाने पर लाता था। उस रोज तो मैं बात करके दूसरे शहर चला गया। मेरी कुछ दूसरी मसरूफियात थी। लोगों को दिखाने के लिए मैंने एक प्रॉपर्टी का दफ्तर बनाया हुआ था। 2-3 दिन बाद मैं लौटा तो मेरे साथी ने मुझे बताया कि वो लड़कियां अड्डे पर ले आया था। उन लड़कियों को भी वही मखसूस खुराक दी जा रही थी जो उन्हें सेहतमंद रखती थी और उनकी खूबसूरती को बढ़ाती थी, और इंजेक्शन भी लगाए जा रहे थे। मैं मुतमिन हो गया। इस बार मैंने इन यतीम लड़कियों में एक निहायत खूबसूरत लड़की देखी है। तुम देखोगे तो तुम्हारा दिल रुक जाएगा। मेरी साथी ने अचानक अजीब से लहजे में कहा तो मैंने चौंक कर उसे देखा। पहले निगरान ने यही बात की थी, अब वो भी बोल रहा था। मैं बेजारी से सर झटक गया। फिर वो बोला, एक बार देख लो, बाद में फिर तुम पछताओगे कि हीरा हाथ से निकल गया। वो जानता था मैं हर बार यतीम खाने से लाने वाली लड़कियों को बेचने से पहले एक बार खुद देखता था, और अगर कोई लड़की मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग जाती तो मैं उसे खुद भी इस्तेमाल कर लेता था। वैसे तो मुझे कमारी लड़कियों के ज्यादा पैसे मिलते थे, मगर इस्तेमाल की हुई लड़की भी अच्छे खासे पैसे दी जाती थी। मैं हुस्न का दीवाना था। मैंने जिंदगी में एक बार एक लड़की से मोहब्बत की थी, मगर उस लड़की ने मुझे अय्याश और बदकार कहकर ठुकरा दिया था। उस रोज के बाद मैं अमलन बदकार बन गया था। मैं यतीम खाने में लाई लड़कियों के जवान होने पर जो भी लड़की बेहद हसीन लगती उसे खुद इस्तेमाल करता। हालांकि ये मेरे पास गुनाह करने की एक झूठी दलील थी, मगर मेरे दिमाग में यही था कि उस लड़की के ठुकराने का बदला मैं हर हसीन लड़की से ले रहा था। उस वक्त भी अपने साथी की बात सुनकर मैं सोच में मुब्तिला हुआ। फिर उससे कहा कि ठीक है, मैं वो गोहरे नायाब जरूर देखना चाहूँगा जिसके बारे में सब बार बार बात कर रहे हैं। वो खुश हो गया। जब मैं उसके साथ अपने खुफिया अड्डे पर पहुंचा तो उसकी दिखाई लड़की को देखकर मैं वाकई ठिठक गया था। मगर मेरे ठिठकने की उसके हुस्न के अलावा एक और वजह भी थी। वो कमसन लड़की जो मुश्किल 12 बरस की थी, उसकी शक्ल बिल्कुल उसी लड़की जैसी थी जिससे मुझे पहली बार 10 साल पहले मोहब्बत हुई थी। वो बच्ची हूबहू वैसी थी। मैंने सुना था कि हर इंसान की 7 शक्लें इस दुनिया में मौजूद हैं। मुझे लगा कि मेरी पहली मोहब्बत की दूसरी शक्ल इस वक्त मेरे सामने थी। मैं भी तो उसके हसीन चेहरे का ही दीवाना हुआ था। मैं उस लड़की को ज्यादा नहीं जानता था। उसके हुस्न की वजह से मैं उसको हासिल करने के लिए पागल होता रहा था, और अब सामने वही चेहरा मौजूद था। वो बच्चियां सहमी हुई सी मुझे देख रही थी। मैंने आगे बढ़कर उस 12 साल कम उम्र बच्ची का बाजू दबोचा और उसे अपने साथ बाहर ले आया। वो खौफजदा सी मुझे देख रही थी, मगर उसने कोई शोर नहीं किया था। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, उसे देखते ही तुम दीवाने हो जाओगे। ये बहुत खूबसूरत बच्ची है, न जाने जवान होकर क्या गजब ढाएगी। मेरा साथी मुझे देखकर ऐसे फख्र से बोल रहा था जैसे उसमें इसी का कमाल हो। मैंने सर झटक कर उससे कहा कि दोबारा उस लड़की की तरफ मत देखना। मैं उसे अपने घर ले जा रहा हूँ। ये आज से मेरे पास रहेगी और इसे मेरे अलावा कोई हाथ नहीं लगाएगा। मेरे अल्फाज पर मेरा साथी हैरत से मुंह खोले मुझे देख रहा था। खूबसूरत लड़कियों पर मैं हक जरूर जताता था, मगर मैंने कभी ऐसी बात नहीं की थी, बल्कि खुद इस्तेमाल करने के बाद मैं अपने दोस्तों को भी वो लड़की सौंप देता था। मगर उस वक्त मेरे संजीदा चेहरे को देखते हुए मेरा साथी खामोश हो गया। मैं उस बच्ची को अपने घर ले गया। वो तमाम वक्त बिल्कुल खामोश सहमी हुई सी मेरे साथ रही।
मुझे हैरत थी, उसने शोर मचाने या चीखने की कोशिश भी नहीं की थी। मेरे घर में कोई दूसरा फ़र्द नहीं रहता था। घर वालों से अरसा हुआ था, ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका था। मेरे चंद दोस्त अक्सर मेरे घर डेरा डाले रखते थे और एक 40 बरस की जवान औरत मेरे घर मुलाजमा थी। वो औरत मेरी बहुत वफ़ादार मुलाजमा थी और पिछले 9 सालों से मेरे साथ रह रही थी। वो बेवा थी, उसका आगे पीछे कोई ना था। ज़माने की ठोकरों की जद में आई तो मैंने उसे अपने पास काम पर रख लिया। वो ऐसी एहसानमंद हुई कि मेरे हर अच्छे बुरे काम की गवाह थी, मगर उसने कभी मुझे बुरा या गलत कहने की हिम्मत नहीं की। मैं उस बच्ची को घर ले गया तो वो औरत भी ठिठक गई थी। पहली बार मैं उस औरत के अलावा किसी को घर लाया था। उसकी हैरत पर मैंने उसे कहा, अच्छा सा खाना तैयार करो, मैं चाहता हूँ मेरे मेहमान के लिए निहायत बेहतरीन दावत का इंतज़ाम किया जाए। मेरे अल्फाज पर औरत की हैरत मज़ीद बढ़ गई थी, जबकि मैं चमकती आंखों से उस बच्ची को देख रहा था। ये बच्ची आज से मेरे पास रहेगी, उसके जवान होने का मैं इंतज़ार करूँगा और जब वक्त आएगा तो मैं उससे निकाह कर लूँगा। उसकी फ़िक्र मत करो, मेरी गैर मौजूदगी में तुमने इसका बहुत ख्याल रखना है। मैंने उस औरत को हिदायत दी तो वो बेसाख्ता चौंक कर उस बच्ची को देखने लगी, जबकि बच्ची सहमी हुई नासमझी से यहाँ वहाँ देख रही थी। उस वक्त उसके हाथ इतने उड़े हुए थे कि मेरी बात भी समझ नहीं पा रही थी। औरत ने उसके खाने पीने का इंतज़ाम किया, मैंने उसके लिए बेहतरीन लिबास मंगवाया। मैं खुद को अंदर से मुर्दा तस्वुर कर चुका था, मगर इतने अरसे बाद पहली बार मैं किसी के लिए इतना पुरजोश हो रहा था। उस औरत ने बच्ची को नहला धुलाकर नया लिबास पहना दिया था। रात का खाना खाते हुए मैं बार बार उस बच्ची को देख रहा था। उसे देखते हुए मेरी नज़रों के सामने वही चेहरा घूम रहा था जिसके इश्क में मैं कितना अरसा पागलपन का शिकार रहा। मैंने सर झटका और तमस्खुर से मुस्कुराया। किसी ने सच्ची कहा है कि एक इंसान पर दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती। अगर मैं इस चेहरे और इस हुस्न का दीवाना हुआ था तो मुझे वही चेहरा इतने अरसे बाद वापस मिल चुका था। इस बार मैं उस बच्ची को अपने शिकंजे से आज़ाद नहीं करने वाला था। अजीब सी बात थी, मैं कमसन लड़कियों की खरीदो फरोख्त करने वाला 30 साल का बेज़मीर मर्द एक कम उम्र बच्ची के बारे में ये सब सोच रहा था। रात हुई तो मेरे दोस्त मेरे घर आन टपके। मेरे साथी ने यकीनन उनको भी उस हसीन बच्ची की तला दे दी थी। मैं जानता था वो अयाश मर्द सिर्फ अपनी हवस पूरी करने आए थे, क्योंकि मेरी बढ़ती हुई लड़की उनको मुफ्त में मिलती थी। वो कहने लगे, यहाँ हम वही हीरा देखने आए हैं जिसके हुस्न के तुम इतने गर्विदा हुए हो कि पहली बार किसी लड़की को घर ले आए, वरना तुम्हारी कैद में आने वाली हर लड़की तुम्हारे अड्डे से निकलकर सीधा एयरपोर्ट जाती रही है। उनके शक पर मैंने नागवारी से उन सबको देखा, हालांकि वो ऐसी बातें हर लड़की पर करते थे। मैंने पहले कभी बुरा नहीं माना था, मगर अब उस बच्ची के लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरे दोस्त इस बेबाकी और बेतकल्लुफ़ी से तबसरे कर रहे थे। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि मैं एक जवान लड़की की बजाय बच्ची घर लाया था। वो लड़की नहीं बच्ची थी और बिकाऊ नहीं है, ना ही उसे मेरे अलावा कोई हाथ लगाएगा। इसलिए अपने ये शौक लेकर तुम सब यहाँ से चले जाओ। मैंने संजीदगी से कहा तो मेरे दोस्त खटक कर मुझे देखने लगे। लगता है वो बच्ची कुछ ज़्यादा हसीन है। उसे देखने के बाद तो तुम इतनी पुरानी दोस्ती भी भूल गए हो, मेरे एक दोस्त ने तंजिया लहजे में कहा। तो मैंने बेजारी से उसे देखा। मैं इन लड़कियों पे रुपया पैसा खर्च करता हूँ, अपना वक्त बर्बाद करता हूँ। अगर मैं कभी मुफ्त में तुम सबको मज़े लेने देता हूँ तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तुम हर लड़की पर हक जताते बैठ जाओ। मेरे अल्फाज ने मेरे दोस्तों को हैरान कर दिया था। आज के बाद भी अगर कोई लड़की खूबसूरत हुई और मैंने उसे इस्तेमाल किया तो मैं ज़रूर तुम लोगों को मज़ा लेने दूंगा, मगर उस बच्ची के बारे में सोचना भी मत। उसे जवान होने तक मैं अपने पास रखूँगा और ये सिर्फ मेरी रहेगी। मेरे दो टोक अल्फाज पर वो इत्मीनान से सर हिला के कहने लगे, नाराज़ नहीं हो, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो हम ऐसा ही करेंगे। हमें तुमसे बढ़कर अपनी तस्कीन अजीज़ नहीं है, इसलिए अपना मूड अच्छा करो। मेरे दोस्त मुझे मनाने लगे और बातें करने लगे। मैं भी कुछ देर में सब भूल गया, मगर उसी वक्त वो औरत उस बच्ची को लिए मेरे पास आ गई। मैं उस बच्ची के रहने का इंतज़ाम कहाँ करूँ? मैंने उसके लिए कोई कमरा सेट नहीं किया क्योंकि तुमने मुझे कुछ बताया नहीं था। वो औरत मुझसे सवाल कर रही थी, जबकि मैंने बेचैनी से पहलू बदला उस बच्ची को मेरे दोस्तों के सामने ले आई थी। मेरे दोस्त यकटक बच्ची को देख रहे थे। उसका दूधिया शफाफ रंग उस वक्त दमक रहा था। बदकारी के शौकीन मर्द को उम्र से फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे अयाश दोस्त भी नज़रें हटा नहीं पा रहे थे। तुम सब ने वापस जाना है तो चले जाओ, मैं अब किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। मैंने दोस्तों को टालने के लिए कहा तो मज़ीद फैल कर बैठ गए। आज रात हम तुम्हारे पास ही रुकने वाले हैं। वो यकदम इरादा बदल चुके थे। मैं खटक गया। मुझे ये समझने में देर नहीं लगी थी कि उस बच्ची को देखने के बाद उनकी नीयत में फतूर आ चुका था। तुम यहाँ क्यों रुकना चाहते हो जबकि मैं यहाँ पर नहीं हूँगा? शायद मैं पूरी रात काम के सिलसिले में बाहर रहूँ। मैंने अबरू चढ़ाकर अपने दोस्तों को देखा तो वह हंस पड़े।
ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा था। तुम इस घर में हो या नहीं, हम पहले भी यहाँ पर अक्सर रातें गुजारते हैं। तुम्हें अब क्या मसला होने लगा है? एक दोस्त हंसते हुए बच्ची को देखकर बोला। शायद उस बच्ची के आने के बाद अब तुम्हें अपने दोस्तों पर भी एतबार नहीं रहा। बोला, तुम ये कहना चाहते हो कि ये जब तक यहाँ रहेगी तब तक हमारा यहाँ दाखिला मना है? अपने दोस्त के सवाल पर मैंने कहा, ये बच्ची अब सारी उम्र यहाँ रहेगी और तुम ऐसे ही समझ लो, क्योंकि अब ये घर खाली नहीं है इसलिए तुम लोगों को यहाँ रहने की अब मैं इजाज़त नहीं दूंगा। अपने दोस्तों को साफ अल्फाज में बोलते हुए मैंने उस औरत को देखा। उस बच्चे को मेरे कमरे में ले जाओ, वहीं रहेगी, मैं उसे अपने पास सुलाऊंगा। मैंने उसी वक्त फैसला किया था, क्योंकि मैं जानता था मैं जितना भी अपने दोस्तों को वहाँ से भेजने की कोशिश करूँ, वो आज की रात वहाँ से हिलने वाले नहीं थे। उनकी सोहबत में मैं अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा गुजार चुका था। उन्हें मैं बहुत अच्छे से पहचान गया था। मेरी तरह उनकी जिस चेहरे पर नज़र टिक जाती उसे हासिल करके रहते। मेरे फैसले पर मेरे दोस्त लापरवाही से बैठे रहे, मगर वो औरत परेशान होगी मुझे झिझक कर कहने लगी, इस बच्ची को मैं आज रात अपने पास सुला लेती हूँ, कल से इसके लिए अलग कमरा तैयार कर दूंगी। मुझे उसका मशवरा देना सख्त बुरा लगा था। मैंने, तुमसे जो कहा है तुम वही करो, ये बच्ची मेरे पास रहेगी। मेरे गुस्सा करने पर वो औरत घबराकर आहिस्तगी से बोली, तुम नशा करते हो, ऐसा ना हो तुम नशे में इस बच्ची के साथ कुछ गलत कर बैठो। सारी उम्र के पछतावे से अच्छा है कि तुम एहतियात से काम लो। मुझ पर यकीन रखो, मैं इस बच्ची की हिफाजत करूंगी। मुलाजमा औरत ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की थी। जब से वो मेरे घर आई थी पहली बार ऐसा हुआ था कि वो मेरा फ़ैसला मानने की बजाय मुझे समझाने की कोशिश करती, क्योंकि वो भी एक औरत थी, इन मामलात की नज़ाकत को खूब समझती थी। मगर मैं उसकी ये बात नहीं मान सकता था। मेरे दोस्त इत्मीनान से मेरे सामने बैठे हुए थे। अपने दोस्तों की मौजूदगी में उस बच्ची को अलग कमरे में हरगिज़ नहीं सुला सकता था। मेरी सख्ती करने पर वो औरत खामोशी से चली गई। मैं कुछ देर दोस्तों के पास बैठा रहा। मैं मुतमिन था, मेरी मौजूदगी में किसी की हिम्मत नहीं कि इस बच्ची को हाथ लगाता। मुझे गरूर था कि मैं इसकी हिफाजत कर सकता हूँ। मुझे गरूर था कि मैं इसकी हिफाजत कर सकता हूँ। देर तक उनके साथ महफिल सजाए बैठा रहा। मुझे अपने दोस्तों का इत्मीनान बार बार ठिठका रहा था। उनके शैतानी दिमाग से मैं बखूबी वाकिफ़ था। वो कोई चाल चलने के इंतज़ार में थे, जबकि मैं भी मोहतात हो चुका था। उन्होंने मुझे अपने साथ हराम मशरूब पीने की दावत दी, तो मैंने बस एक गिलास पिया और फिर माजरत कर ली। मैं इस मामले में मोहतात रहा। एक गिलास से मुझ पर कभी नशा सवार नहीं हुआ था, मगर 3 से 4 गिलास पीने के बाद मैं होश खो देता था। मैंने एक गिलास के बाद दोबारा हराम मशरूब को भी मुँह नहीं लगाया था। रात के 1 बजे तक मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा रहा और इसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने कमरे की कुंडी लगा दी। उस बच्ची को अपने साथ बिस्तर पर सुलाकर मैं मुतमिन हो गया। मैं भूल गया था कि जब एक बार मर्द पर शैतान हावी हो जाए तो वो किसी पाबंदी या सख्ती को नहीं मानता, ना ही उसके दिमाग में कोई इज्जत एहतराम बाकी रहता है। मेरा इस मामले में तजुर्बा हो चुका था। मैंने सगे और महरम रिश्तों को भी हवस दिमाग पर सवार होने के बाद सब भुलाते देखा था। मैं जानता था औरत ज़ात के मामले में अल्लाह ने मर्द को बहुत कमज़ोर बनाया है, मगर फिर भी मैंने उस रात गलती कर दी थी। अपने कमरे में आने के बाद मैंने सोने की कोशिश की, मगर मुझ पर अजीब बेचैनी सवार रही थी। मैं करवटें बदलता रहा। 2-3 मरतबा मैंने उस औरत को कॉल करके सवाल किया, मेरे दरवाजे के बाहर कोई हलचल महसूस हो तो मुझे ज़रूर बताना। मेरे दोस्तों की मौजूदगी में वो औरत भी अपने कमरे में अच्छे से बंद हो जाया करती थी, मगर उसके कमरे की खिड़की से मेरे कमरा निहायत आसानी से देखा जा सकता था। मेरे सवाल करने पर वो उठकर अपनी खिड़की से झांक कर मुझे बताती थी कि मेरे कमरे के दरवाजे पर कोई मौजूद नहीं है। मेरे दोस्त मेहमान खाने में सुकून से सो रहे थे। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आता था। ऐसा कैसे मुमकिन था कि मेरे दोस्त बच्ची को देखने के बाद सुकून से सो गए थे। मैं उनकी फितरत को अच्छे से जानता था। हसीन लड़की देखने के बाद जब तक उस लड़की को हासिल नहीं कर लेते थे, वो कभी चैन से नहीं बैठते थे। और उनका मेरे घर में अचानक रुकने का मतलब भी यही था कि वो उस बच्ची को बख्शने के लिए तैयार नहीं थे। मैं ऐसे मर्दों के साथ 7 साल से रह रहा था। मुझे कभी उनकी इस ढिठाई और बेशर्मी पर गुस्सा नहीं आया था जितना उस रोज़ मैं बेबसी महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद मुझ पर गनूदगी छाने लगी और मेरा जिस्म अचानक शदीद गर्म होने लगा। मैं बेचैनी का शिकार होता उठकर बाथरूम में बंद हो गया और ख़ुद को ठंडे पानी के नीचे खड़ा करके ठंडा होने की कोशिश करने लगा। मेरे वजूद की गर्मी अचानक से बढ़ती चली जा रही थी। मैं परेशान हो गया। मुझ पर नशा भी सवार नहीं हुआ था। जो वजह मुझे समझ आई वो मेरे रोंगटे खड़े कर गई। मेरे दरवाजे के बाहर खटका हुआ तो मैंने जल्दी से वाशरूम से निकलकर बाहर देखा। कमरा खाली था। उसी वक्त मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। मैंने मोबाइल उठाया तो मुझे मुलाजमा औरत ने कहा कि मेरे कमरे के आगे से अभी मेरा एक दोस्त गुजरा है।
मगर वो जाकर अपने कमरे में बंद हो चुका है। वो बहुत परेशान हो रही थी। मुझसे कहने लगी, तुम राजदारी से बच्ची को मेरे कमरे में भेजो, मैं कुंडी लगा कर रखूँगी। तुम्हारे दोस्तों ने अगर रात के किसी पहर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो उन्हें नाकामी का सामना होगा। मैं उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। वो ज़िद करने लगी, बोली, ऐसा ना हो तुम्हारे होशियार होने से पहले कोई नुकसान हो जाए। मुझे अपनी मुलाजमा का बार बार मेरे मामलात में दखल देना शक में मुब्तला कर गया। उसने कभी मुझे इतना तंग नहीं किया था जितना उस रात वो कॉल पर कॉल करती मुझसे बच्ची को अपने कमरे में रखने की इजाज़त मांग रही थी। मैंने सख्ती से इनकार कर दिया और कॉल काट दी। मोबाइल एक तरफ फेंकते हुए मैंने बच्ची को देखा। मेरी अजीब सी कैफियत हो रही थी। मेरे हाथ उड़ने लगे। अपने वजूद की बेचैनी पर मैं सुकून से सोती बच्ची के साथ लेट गया। यकदम मेरे अंदर ख्वाहिश सर उठाने लगी कि मैं इसे छूकर देखूं। मैंने अपनी ख्वाहिश पूरी करते हुए जब उस बच्ची को अपने करीब किया तो मेरे हाथ जवाब देने लगे। मुझे लगा मेरा दिमाग बिल्कुल साकिन हो गया। मेरे सख्त गिरफ्त पर बच्ची की आंखें खुल गई। मुझे देखकर खौफजदा सी खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी, मगर मुझ पर उस वक्त हवस सवार हो चुकी थी। मैं उस बच्ची को अपने दोस्तों से बचाने की कोशिश में खुद उसे अपनी हवस का निशाना बनाने लगा। उस वक्त मेरे हाथ बिल्कुल काबू में नहीं रहे थे। वो बच्ची खौफ से चीखने लगी, मुझसे रहम की भीख मांगने लगी, मगर मैंने ना उसकी कमसनी का ख्याल किया और ना ही मुझे अपनी एहतियात याद रही। मैं पागलों की तरह उस मासूम बच्ची को नोचता रहा। मैंने उसकी इज्जत तार तार कर दी। उसकी चीखें पूरे घर में गूंज रही थीं। मेरे दरवाजे पर मुसलसल दस्तक होने लगी, मगर मैं ये सब महसूस करके भी होश में नहीं आ रहा था। कुछ देर गुजरी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर का तूफान थम गया था। दरवाजे पर वक्फे वक्फे से मुसलसल दस्तक होती रही। मैंने नीम बेहोशी में उठकर दरवाज़ा खोला और वापस जाकर बिस्तर पर गिर गया। इसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। सुबह मेरी आँख खुली तो वो बच्ची कमरे से गायब थी। मैं बुरी तरह घबरा गया। मुझे रात के मनाजिर याद आए तो मेरे होश उड़े। तब दोस्तों की चाल समझ आई। वो नशे के गिलास में मुझे वो दवा दे चुके थे जो जिनसी तलब को जगाती है। इसके बाद इंसान कभी हाथ में नहीं रहता। मैं पागलों की तरह उठकर कमरे से निकला तो सामने मेरी मुलाजमा खड़ी हुई थी। उसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। मैं चौंक गया। वो घबराकर बोली, मैंने तुम्हारे कमरे में बच्ची को तलाश किया, तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा खुला था, वो बच्ची गायब थी। मैंने जाकर जब मेहमान खाने में देखा तो तुम्हारे दोस्त भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। औरत की बात पर गुस्से से मेरी हालत ख़राब हो गई। हालांकि उन मर्दों ने कुछ अनोखा नहीं किया था, उन्हें इस हद तक मैं ही लाया था। हर बार जब मैं मासूम बच्चियों की इज्जत तार तार करता था, उन्हें किसी खिलौने की तरह अपने दोस्तों के आगे फेंक देता था, और जिन लड़कियों को जवान होते ही मैं अरबी शेहों को बेच देता था, मैंने कभी सोचने की कोशिश नहीं की कि उनका क्या अंजाम होता था। मेरी मुलाजमा परेशानी से कहने लगी, तुमने रात बच्ची के साथ क्या किया? पूरे घर में उसकी चीखें गूंज रही थी। वो मासूम बार बार रहम की भीख मांगती रही। मैंने इतनी मर्तबा दरवाज़ा बजाया ताकि मैं उसे तुमसे महफूज कर सकूं, मगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला। औरत की बात पर मैं नादिम हो गया। वो औरत जो हमेशा मेरे सामने इज्जत से सर झुकाकर रहती थी, तनफ्फुर बड़ी नज़रों से देखने लगी। बोली, तुम अपनी ज़िंदगी में कभी किसी औरत को शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अब इंसान नहीं रहे और दरिंदों को कोई हद या एहतियात रोकती नहीं है। मैं तुमसे रात बार बार कहती रही कि बच्ची को मेरे हवाले कर दो। मैं औरत हूँ, मैं उसका कोई नुकसान ना करती, मैं उसे संभाल लेती, मगर तुम मर्द थे। तुम्हारे अंदर जब तलब ने सर उठाया, तुमने हर हद बुला दी। औरत अफसोस करती रोने लगी। मैं पागलों की तरह अपने बाल नोचने लगा। मैं उसके लिए वाकई दिल में ठान चुका था कि मैं उसे कभी तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। मेरी सोई ज़िंदगी में पहली बार मुझे किसी लड़की को शामिल करने का ख्याल आया था। एक अरसे बाद मुझे मौका मिला था कि मैं अपनी वीरान ज़िंदगी को खुशियों से भर लेता, मगर मैं खुद सब बर्बाद कर बैठा था। मैंने जल्दी से अपना लिबास बदला और घर से निकलते हुए अपने दोस्तों को बार बार कॉल करने लगा। किसी भी दोस्त ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया था। मैं पागल हो गया। इस मामले में मैं पुलिस को भी शामिल नहीं कर सकता था, क्योंकि उस बच्ची को गैर कानूनी तौर पर मैंने यतीम खाने से ख़रीदा था। मुझे सारी बात तफसील से बतानी पड़ती, नतीजतन मेरा वो गैर कानूनी कारोबार भी सामने आ जाता। मैं बदहासी से अपने एक दोस्त के घर का दरवाज़ा बजा बजा कर उनके बारे में पूछने लगा, मगर हर घर से मुझे यही जवाब मिला कि मेरे दोस्त रात से घर नहीं लौटे। मैं पागल होने लगा। न जाने वो उस बच्ची को लेकर कहाँ जा चुके थे। उनके जो ठिकाने मैं जानता था वो सब खाली मिले थे। मैं 3 दिन भागता रहा, बच्ची नहीं मिली, ना दोस्तों ने दोबारा रब्ता किया। चौथे रोज़ उस मुलाजमा औरत ने काम से फारिग होकर टीवी चलाया तो वहाँ एक मीडिया वाले के सामने कोई औरत ज़ारों की तरह रोती जा रही थी, जबकि उसके साथ स्क्रीन पर जो बच्ची दिखाई जा रही थी वो हम दोनों को चौंका गई। वो वही बच्ची थी जो मेरे दोस्त उठा गए थे।
टीवी पर मौजूद औरत कहने लगी, मेरे शोहर को बेटियां नहीं चाहिए थी, मेरी 4 बेटियां हुई। शोहर ने कहा, अब बेटी हुई तो तलाक दे दूंगा। मेरी बेटी हुई तो मैंने छुपा दी। शोहर से कहा, मर गई है, शायद वो उस बच्ची की माँ थी। मैं बेसाख्ता मुतवज्जो हुआ था। वो कहने लगी, मेरे घर में रुपए पैसे की फरावानी थी, 4 बेटियां ऐश जी रही थी, अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, मगर सबसे छोटी बेटी को मैंने घर की एक स्टोर में बंद रखा। उसे 3 वक्त का खाना देती थी, उसे स्टोर से कभी निकलने नहीं दिया, न उसे बोलने की इजाज़त दी, ना वो अच्छा लिबास पहन पाई, ना तलीम हासिल की। अमीर बाप की बेटी थी, मगर बाप की घर में मुलाजमीन से बदतर हाल में पली थी। वो रोते हुए बोली, मैं अपनी बेटी को गुमसुम अंधेरे स्टोर में बैठा देखती तो कलीजा मुंह को आता था। घर बचाने के लिए मैं उस मासूम की कुर्बानी दे रही थी। कभी कभी मैं स्टोर में जाती तो वो सहम कर पुकार लेती थी। उसे अकेले डर लगता था। सारी रात बुखार से जलती रहती, मगर मुझे मौका नहीं मिलता था जाकर तीमानदारी करूं। ना कभी दवा दिला सकी। वो खुद बीमार होती, खुद ठीक हो जाती। उसने बोलना छोड़ दिया। मैं सामने जाती तो खाली खाली नज़रों से मुझे देखती रहती थी। माँ कहना भूल गई। एक रोज़ कहने लगी, इंसान किस उम्र में मरता है, मैं अब ज़िंदगी से थक गई हूँ। वो तो घबरा गई। वो जिंदा भी किस साल में थी, मगर मरने का सुनकर मेरा दिल कट गया। मैंने राजदारी से एक यतीम खाने का पता किया और अपनी बेटी को चुपचाप उस यतीम खाने में दाखिल करवाई। निगरान से कहा, बेटी का खर्चा भेजती रहूंगी, जवान होने तक ख्याल रखो, फिर खुद को संभाल लेगी। कुछ दिन पहले मेरा दिल उदास हुआ तो बेटी का पता करने यतीम खाने पहुंची। वहाँ के निगरान ने कहा, तुम्हारी बेटी तो दूसरे रोज़ मर गई थी। मैं गम से निडाल बेटी को रोती घर चली गई, मगर अब देखा बेटी जिंदा थी। वो औरत अपना सीना पीटने लगी। मीडिया वाले अफसोस से उस औरत की बेटी की हालत बताने लगे। तब मुझ पर जो इंकशाफ हुआ वो मुझे अज़ियत की गहरी खाई में धकेल गया। उस बच्ची की लाश दिखाई जा रही थी जो नहायत बुरे हाल में एक गंदे नाले से मिली थी। मीडिया वालों ने बताया कि बच्ची की 3-4 रोज़ पहले मुसलसल असमत दरी की जा रही थी और इसके मरने पर उसे गंदे नाले में फेंक कर मुजरिम फरार हो गए। उसकी माँ चीख चीख कर बेटी को पुकारती उससे माफ़िया मांगने लगी, अपनी मतलब परस्ती पर पछताने लगी। बच्ची का बाप साकित सा खड़ा था। पैदाइश के बाद से उस बच्ची ने सिर्फ जिल्लत झेली थी। ऐसी बदनसीब थी जिसे न घर वालों ने इज्जत दी, न बाहर वालों ने सुकून से जीने दिया। वो 12 साल एक घुटन ज़दा स्टोर में कैद रही, फिर उसे यतीम खाने जा पहुंची जहां बच्चियों को फ़रोख्त किया जाता था। वहाँ वो मुझ जैसे जंगली इंसान के हाथ लगी और फिर मेरे दोस्तों की दरिंदगी झेल कर मर गई। उस बच्ची के माँ बाप से लेकर मेरे दोस्तों तक हर इंसान उसका गुनहगार था और हर मोड़ पर सबने उसे इंसानियत के दर्जे से गिराकर अजियत दी थी। वह मर गई। दुनिया से अनजान वो मासूम लड़की तो शायद जन्नत में जा चुकी थी, मगर हम अपने गुनाहों की सज़ा झेलने के लिए बाकी रह गए। मैं उस रोज़ के बाद पागल हो गया। रातों को सोता हूँ तो चीखें सुनाई देती हैं। डरता हूँ क़यामत के रोज़ मेरा गिरेबान पकड़कर उस बच्ची ने सवाल किया तो कहाँ जाऊँगा। मेरी हालत किसी दीवाने जैसी हो चुकी है। तन्हाई हो या रश की जगह मुझे चीखते चिल्लाती बच्ची नज़र आती है और मैं भागकर पीछा छुड़वाता हूँ। अब ज़िंदगी इतनी बेरहम लगती है कि मौत की दुआ मांगता हूँ, मगर लगता है सुकून की तरह मौत भी मुझसे रूठ गई है। दोस्तों, ऐसी सबकमूज़ और इबरतनाक कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।